आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हैं नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की को जो है आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके भाषा विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं भाषा अर्जन यंत्र। फर्स्ट तो ये है। सेकंड क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मतलब बच्चों में जो भाषा सीखने की जो है वो इनहेरेंट क्वालिटी होती है। उन्होंने तर्क दिया है। तर्क क्या दिया है उन्होंने? कि मानव मस्तिष्क में एक अदृश्य यंत्र होता है जिसे लैड कहते हैं। यह यंत्र बच्चों को अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा से व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। मतलब एक इनविजिबल उन्होंने लॉजिक क्या था उनका इसके पीछे कि एक लैड एक इनविजिबल डिवाइस मानी उन्होंने माइंड के अंदर। और यह यंत्र बच्चों को अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा से व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। सेकंड क्या है टॉपिक में? यूनिवर्सल ग्रामर है। यूनिवर्सल ग्रामर चॉम्स्की का मानना है दुनिया की सभी भाषाओं का एक ही बुनियादी ढांचा यानी कि व्याकरण होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है व्याकरण वो सभी भाषाओं में एक ही होता है। बच्चे इस व्याकरणिक ढांचे के साथ पैदा होते हैं, इसलिए वे बहुत कम समय में बिना किसी औपचारिक शिक्षण के जटिल भाषा सीख लेते हैं। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। जन्मजात एबिलिटी। चॉम्स्की ने स्किनर के नकल और अभ्यास के सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल नकल नहीं करते बल्कि वे नए वाक्य भी बोलते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होते। यह उनकी जन्मजात रचनात्मक अक्षमता को दर्शाता है। फोर्थ, भाषा विकास का क्रांतिक काल क्रिटिकल पीरियड। उनके अनुसार भाषा सीखने के लिए शुरुआती कुछ वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान लैड सबसे अधिक सक्रिय होता है। मतलब माइंड में जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। अब यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे चॉम्स्की बनाम स्किनर की। अब इनमें यहाँ पर देखिए दोनों में कंपैरेटिव वो दिया गया है। सबसे पहले क्या है? सीखने का तरीका इननेट एबिलिटी। जन्मजात अक्षमता होती है बच्चे में भाषा सीखने की। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं नकल और पुनर्बलन से बच्चा सीखता है। प्रोसेस क्या है? सक्रिय मानसिक प्रक्रिया। ये क्या कहते हैं? निष्क्रिय आदत बनाना। इनके मुख्य शब्द क्या हैं? चॉम्स्की के लैड मैन सबसे पहला तो लैड है और दूसरा है यूनिवर्सल ग्रामर सार्वभौमिक व्याकरण। देखिए ये जो लैंग्वेज के बारे में चॉम्स्की ने यहाँ पर बताया है ये आपको इसका फ़ायदा आपको लैंग्वेज की जो पेडागोजी होती है वहाँ भी इसको आपको मिलने वाला है। स्किनर का अभ्यास पुरस्कार और अनुकरण ये इसके बारे में बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे हमारे मैन साइकोलॉजिस्ट आगे हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या है? जीन पियाजे ने जो है एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाल विकास में सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। पियाजे ने समझने की कोशिश की कि बच्चों में बुद्धि और तर्क शक्ति का विकास कैसे होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण पक्ष रखा है इन्होंने बच्चों के बारे में। क्या रखा है? इन्होंने बताया कि इसलिए उन्हें नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या? की प्रोसेस क्या है? की प्रोसेस है हमारी यहाँ पर इसकी फर्स्ट है एडप्टेशन। वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। एडप्ट होना उसके साथ में
तालमेल बैठाना, इसके 2 भाग हैं। एसिमिलेशन, पुराने ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ना, एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना उसको, पुराने ज्ञान में नई जानकारी जोड़ना। और एकोमोडेशन क्या होता है? समायोजन, नई जानकारी के कारण पुरानी योजना में बदलाव। पुरानी योजना क्या है? एक बेसिक जो हमारा बच्चे का स्कीमा होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें बदलाव करना। और दोनों को के बारे में सोचने के लिए हमें आत्मसात करने का और समायोजन के बीच का जो बैलेंस है, उसको हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। स्कीमा जानकारी के छोटे पैकेट या मानसिक संरचना है। जैसे आपने एनर्जी के छोटे पैकेट क्वांटा पढ़ा होगा आपने फिजिक्स वगैरह में, ऐसे यहाँ पर ये छोटे पैकेट होते हैं स्कीमा, जानकारी के होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर होती है उनकी। 4 स्टेज हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ दी हैं पियाजे ने। फर्स्ट है हमारा संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 इयर्स है। देखो इयर्स के बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ये कितने इयर्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे के, कहाँ पे क्या अप्लाई हो सकता है, इसका एप्लीकेशन, पियाजे का एप्लीकेशन आप कहाँ लगा सकते हैं। बच्चा अपने इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। मुख्य विशेषता क्या है? बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, बच्चा समझने लगता है वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। जब वे आंखों से ओझल होती हैं तब भी अस्तित्व में होती हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 ईयर्स से 7 ईयर्स के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है, सिंबलाइज करना शुरू कर देता है बच्चा इस अवस्था में। तीसरी अवस्था आई है हमारी, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ईगोसेंट्रिसिज्म, बच्चा केवल अपने नजरिए से सोचता है, दूसरों का पक्ष समझ नहीं पाता है। एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझना। और इसी में थर्ड क्या दिया उन्होंने? इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता, मानसिक रूप से क्रियाओं को उलट न पाना, इसी को अपरिवर्तनीय बताया गया है। नंबर 3 इन्होंने बताया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये अवस्था है 7 ईयर्स से 11 ईयर्स के बीच की है। इसमें क्या बच्चा ठोस यानी कि मूर्त वस्तुओं पर तर्क करना शुरू करता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं मूर्त, जो उसके सेंसेस के द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं, मूर्त अवस्था, एब्स्ट्रैक्ट अवस्था नहीं है, मूर्त ठोस अवस्था। इसमें क्या है? कंजर्वेशन, आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, यह समझ विकसित होना। आकार बदलने पर भी वही मात्रा रहती है, हम कह सकते हैं एक अच्छी उसकी थिंकिंग जो है यहाँ पर ग्रो होती है इस अवस्था में। क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटना। क्लासिफिकेशन, जैसे 4 वेजिटेबल्स हैं और एक उसमें हमने एक फ्रूट्स रख दिया, तो उसको तुरंत उसको जो है उसको क्लासिफाई कर देगा, वो गुणों के आधार पर समूह में बांट सकता है। फोर्थ स्टेज में पियाजे क्या बताते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच, ये हाइपोथेटिकल रीजनिंग, बच्चा भविष्य की संभावनाओं और जटिल समस्याओं पर विचार कर सकता है। ये हमारे पियाजे के 4 हमारे स्टेजेज आए। नेक्स्ट हमारा जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं लेव वाइगोत्स्की। इनका जो ये सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ये बहुत ही फेमस है। सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की का मानना है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जो समाज और संस्कृति का जो इंटरेक्शन है उसके परिणाम स्वरूप होता है। इस सिद्धांत के मुख्य जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या है? आप देखेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र,
ज़ोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? यह उस अंतर को दर्शाता है कि बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। ये अंतर दर्शाता है, बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से कर सकता है। जैसे कि बच्चा कोई क्वेश्चन्स है वो खुद हल कर नहीं पा रहा है, लेकिन शिक्षक के थोड़े से संकेत से ही जो है वो उसको हल कर लेता है। तो यह बीच का जो क्षेत्र है जेड-पी-डी कहलाता है। अब है स्कैफोल्डिंग ढांचा यानी कि मचान। ये भी एक टेम्परेरी क्या है? टेम्परेरी हेल्प है बच्चे के लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने के दौरान दी जाने वाला जो टेम्परेरी सपोर्ट है, ये जो टेम्परेरी सपोर्ट है इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ लेना उसको, उसको हेल्प करना, संकेत देना, समस्या के आधे भाग को हल करके दिखाना। थर्ड इनका जो कांसेप्ट है वो है एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स। वह व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान या अनुभव हो। यह शिक्षक भी हो सकता है और जी माता-पिता भी हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे का कोई साथी भी हो सकता है। अब देखो लैंग्वेज में एक तो देखो नोम चॉम्स्की का नाम है और अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट में भी लेव वाइगोत्स्की ने जो है अपने कुछ विचार यहाँ पर रखे हैं। भाषा एक उपकरण। वाइगोत्स्की मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज उपकरण है, टूल है। इसमें इन्होंने बताया कि निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, जब बच्चे खुद को निर्देशित करने के लिए जोर-जोर से खुद से बातें करते हैं, तो vygotsky ने निजी वाक कहते हैं। यह उनके व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है। सोशल स्पीच, दूसरों से बातचीत करना 2 इयर्स की आयु में जो है, इसको सोशल स्पीच बोलते हैं। थर्ड क्या है? दोनों में डिफरेंस अब स्टडी करेंगे। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। सीखने का आधार सोशल इंटरेक्शन है और यहाँ पर बायोलॉजिकल है, इंडिविजुअल तरीके से सीखता है बच्चा। भाषा विचार से पहले आती है, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, और विचार भाषा से पहले आता है। यहाँ पर इनका ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को भी आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको करना। संस्कृति, विकास में संस्कृति की बड़ी भूमिका है और जीन पियाजे कहते हैं विकास यूनिवर्सल है। यहाँ पर ये विकास को यूनिवर्सल बताते हैं। अब नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट आए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। इनका जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बच्चों में सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमता के विकास को समझाता है। सही और गलत के बीच में जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उसके विकास के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग बताते हैं। कोहलबर्ग ने पियाजे के काम को आगे बढ़ाते हुए बताया कि नैतिक विकास 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में होता है। बच्चे का नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत हाइज की दुविधा नामक एक कहानी पर आधारित है। फर्स्ट क्या है स्तर इनका? प्री कन्वेंशनल 4 से 10 साल। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी दंड या पुरस्कार पर आधारित होती है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है ताकि उसे सजा न मिले। व्यक्तिगत विनिमय, साधनात्मक सापेक्षता, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जैसे को तैसा बच्चा सोचता है यदि वह किसी की मदद करेगा तो बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए। सेकंड स्टेज है 10 से 13 वर्ष। कन्वेंशनल पारंपरिक अवस्था। यहाँ बच्चा समाज और दूसरों के नियमों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बच्चा दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नैतिक व्यवहार करता है, वह प्रशंसा पाना चाहता है। कानून और व्यवस्था। अब नेक्स्ट में आता है कानून और व्यवस्था। बच्चा समाज के नियमों और कानून को सर्वोपरि
मानता है और सोचता है इनका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। थर्ड स्टेज है उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 13 प्लस ईयर्स का जो बालक हुआ उसके उसके ऊपर एप्लीकेबल ये रहता है। यहाँ व्यक्ति अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है जो समाज के कानूनों से ऊपर हो सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्यक्ति मानता है कि नियम समाज की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन यदि वे किसी के अधिकारों का हनन करते हैं तो उनमें बदलाव किया जा सकता है। इसी के अंदर आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये सबसे उच्च स्तर है। यहाँ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेता है, भले ही कानून के खिलाफ क्यों ना है। कोलबर्ग की जो यहाँ पर जो आलोचना हुई है वो किसने दी? कैरोल गिलिगन ने। कोलबर्ग की आलोचना इस आधार पर की कि उनका सिद्धांत पुरुष प्रधान। ये याद रखेंगे कोलबर्ग के जो क्वेश्चन आता है कि इनकी आलोचना किसने की और किस वजह से की, तो उसके लिए यहाँ पर पुरुष प्रधान। गिलिगन के अनुसार पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित होती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता केयर और रिश्तों पर आधारित होती है। तो यहाँ पर इनकी आलोचना इस वजह से हुई। नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट आए हैं मनोसामाजिक, साइको सोशल डेवलपमेंट। वो तो सोशो कल्चरल थे और यहाँ पर हैं थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एरिक्सन ने माना कि मनुष्य का विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं और अनुभवों पर आधारित होता है। उन्होंने पूरे जीवन काल को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है, लेकिन यहाँ पर मैन जो हमारे ईयर के हिसाब से हमने यहाँ पर 3 लिए हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वेस्ट मिस। ये 0 से 1 वर्ष, यदि बच्चे को सही देखभाल और प्यार मिलता है तो उसमें विश्वास विकसित होता है, अन्यथा वह दुनिया को असुरक्षित समझने लगता है। ऑटोनॉमी वैज सेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह। ये 2 से 3 वर्ष के ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। विशेषता क्या है? इस उम्र में बच्चा खुद से कार्य करना जैसे चलना या खाना करना चाहता है। यदि उसे रोका जाए या टोका जाए तो उसमें खुद पर शक और शर्म पैदा होती है। थर्ड है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव एज गिल्ट। इसमें बच्चा नए खेल खेलना और सवाल पूछना शुरू करता है। यदि माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं तो वह पहल करना सीखता है, वरना उसमें अपराध बोध आ जाता है। परिश्रम बनाम हीनता, ये फोर्थ है। इसकी विशेषता क्या है? इंडस्ट्री वाइज इन्फीरियरिटी, स्कूल जाने की अवस्था, बच्चा अपनी क्षमताओं को साबित करना चाहता है। सफलता मिलने पर वह परिश्रमी बनता है, विफलता से उसमें जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, इन भावना उसमें आती है। एरिक्सन के सिद्धांत से जुड़े कुछ तथ्य और भी हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी माना जाता है, लेकिन उन्होंने यौन कामेच्छा यानी लिबिडो के बजाय सामाजिक जो सोशल फैक्टर्स हैं उन पर जोर दिया है। उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस, ये वर्ड देखो, ये वर्ड जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चंस में अगर दिखाई दे देगा तो तुरंत समझ आना ये एरिक्सन का दिया हुआ वर्ड है। आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द, यह सिद्धांत पालने से लेकर कब्र तक यानी क्रेडल कब्र तक की विकास की बात करता करता है। बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये स्किनर का व्यवहारवाद की नींव में से एक। स्किनर का मानना है सीखना परिणामों पर निर्भर करता है। स्किनर के सिद्धांत दिए गए क्रिया प्रसूत कर, स्किनर के अनुसार जीव पहले रेस्पॉन्स करता है यानी अनुक्रिया, उसके बाद स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट मिलता है, उसके बाद उसे उद्दीपक उस मिलता है। सरल शब्दों में पहले काम करो फिर फल मिलेगा। रेनफोर्समेंट क्या होता है? यह वह तत्व है जो किसी व्यवहार के दोबारा होने की संभावना को बढ़ाता है। 2 प्रकार का होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कुछ अच्छा देना, शाबाशी, पुरस्कार जिससे व्यवहार बढ़े। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? किसी अप्रिय चीज को हटा लेना, जैसे शोर कम करना या सजा से बचने के लिए होमवर्क करना, जिससे व्यवहार बढ़े। दंड,
इसका उद्देश्य व्यवहार को कम करना या खत्म करना होता है। ये सकारात्मक कुछ अप्रिय देना और नकारात्मक कुछ प्रिय चीज़ छीन लेना हो सकता है। ये हमारे स्किनर का है। शेपिंग कठिन कार्य को छोटे-छोटे चरणों में बाँटकर सिखाना और हर चरण पर पुनर्बलन देना शेपिंग कहलाता है। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्किनर ने शिक्षण मशीन बनाई जहाँ छात्र अपनी गति से सीखते हैं। तत्काल फीडबैक बच्चे को सही उत्तर देने पर तुरंत प्रशंसा मिलनी चाहिए। और लास्ट में अब आए हैं हमारे एल्बर्ट बंडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह बताता है बच्चे केवल पुरस्कार या दंड से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके भी सीखते हैं। बंडोरा के सिद्धांत के मुख्य बिंदु यहाँ पर हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब देखिए बंडोरा आपके लिए कहाँ पे इसका फ़ायदा मिल सकता है आपको? ये आपको ईवीएस में, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल की बात करता है अवलोकन। इसमें अवलोकन का जो है वो काम करता है। बच्चे अपने चारों ओर के लोगों जैसे माता-पिता हैं, शिक्षक हैं, टीवी है, अवलोकन करते हैं। इन लोगों को मॉडल कहा जाता है। इस प्रक्रिया को मॉडलिंग कहते हैं। बोबोडोल प्रयोग इनका जो एक्सपेरिमेंट है उस बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। बंडोरा ने ये प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसमें बच्चों ने एक वयस्क को बोबोडोल एक खिलौना के प्रति आक्रामक व्यवहार करते देखा। बाद में उन बच्चों ने भी उस खिलौने के साथ वैसा ही आक्रामक व्यवहार दोहराया। इससे यह सिद्ध हुआ कि बच्चे व्यवहार को ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग सीखने के लिए बंडोरा ने 4 चरणों को क्रम बताया। अवधान किसी व्यवहार को सीखने के लिए उस पर ध्यान देना। अब देखो ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है। उस पे अटेंशन रखेंगे किसी चीज़ को व्यवहार पर, उस पर ध्यान देंगे तो सीखने के लिए इसमें काफ़ी प्रयोग होता है इसका। धारण देखे गए व्यवहार को मेमोरी में बनाए रखना, रिटेंशन धारण करना उसको। रिप्रोडक्शन उस व्यवहार को स्वयं करके देखना, ये पुनरुत्पादन है। मोटिवेशन यदि व्यवहार के लिए प्रशंसा मिले तो बच्चा उसे बार-बार दोहराएगा। अब देखिए ये वर्ड भी बंडोरा का दिया हुआ है। आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिकेसी इसका अर्थ है व्यक्ति का अपने ऊपर यह विश्वास कि वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले बच्चे कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में लेते। पारंपरिक नियतिवाद रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बंडूरा के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसका पर्यावरण और उसके व्यक्तिगत कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब लास्ट आए हमारे हावर्ड गार्डनर। इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। गार्डनर ने तर्क दिया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि ये कई अलग अलग प्रकारों का समूह है। गार्डनर ने 8 प्रकार की जो है इंटेलिजेंस की बात बताई है। फर्स्ट बताई इन्होंने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस विशेषता जैसे वोकैबुल है हमारा, उसके अर्थ हैं, क्रम हैं, भाषा के उपयोग की क्षमता है। इसमें ये कहाँ पे इसमें कौन लोग प्रखर होते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ये होती है कवि के अंदर, लेखक के अंदर, वकील के अंदर, पत्रकार के अंदर। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी ये किसके अंदर होगी? ये तर्क इसमें तर्क करने, लॉजिकल रीजनिंग, समस्याओं को प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैज्ञानिकों का जो चिंतन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग, ये साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कह सकते हैं, अकाउंटेंट, ये सभी जो है इस टाइप की इंटेलिजेंस इनके अंदर होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि ये मानसिक रूप से चित्रों और आकृतियों को समझने और बनाने की क्षमता करते हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्ट, पायलट और इसमें इंटीरियर डेकोरेटर जो होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है? म्यूजिक के सुर, लय, ताल, संगीत के बारे में संगीतकार हैं, गायक है, संगीत निर्देशक। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी शारीरिक गतिक बुद्धि शरीर के अंगों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता, जैसे डांसर है, खिलाड़ी है, सर्जन है, अभिनेता है।
अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्वयं की भावनाओं, इच्छाओं और सामर्थ्य को समझना। इसमें फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, ये सब लोग इसमें आते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की विशेषता दूसरों की भावनाओं को, व्यवहारों को, प्रेरणाओं को समझने की क्षमता। मनोवैज्ञानिक, नेता हैं, शिक्षक हैं, सोशल वर्कर हैं, सभी इसमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति, पौधों, जानवरों और प्राकृतिक पैटर्न की पहचान। व्यवसाय, किसान हैं जैसे जीव वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद है। अब गार्डनर का प्रयोग एग्जाम के लेवल पे कहाँ पे इनका महत्वपूर्ण प्रयोग हो सकता है? बुद्धि स्वतंत्र है। गार्डनर मानते ही है यदि किसी व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि कम है तो उसका मतलब यह नहीं कि किसी ये मतलब यह नहीं कि भी दूसरी भी कम होगी। जैसे कि महान खिलाड़ी गणित में कमजोर हो सकता है। आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अलग अलग प्रतिभाओं को बुद्धि कहता है और इसे मापना कठिन है। शिक्षकों को विभिन्न तरीकों से पढ़ाना चाहिए ताकि सभी प्रकार की बुद्धि वाले बच्चे जो हैं ये सीख सकें। अब इसमें एक टॉपिक आया, ये साइंटिस्ट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे अलग है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी अर्थ, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा के प्रमुख बिंदु हैं। समावेशी शिक्षा का मूल अर्थ है समानता और समता। यह केवल सभी को स्कूल में प्रवेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उसे संसाधन उपलब्ध कराना है। विविधता का उत्सव मनाते हैं इसमें। एक समावेशी शिक्षक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखता है। लचीलापन, शिक्षण विधियों, बैठने की व्यवस्था और मूल्यांकन में लचीलापन होना चाहिए। इसमें देखिए, अब देखो समावेशी कक्षा है तो इसमें क्या होगा, शिक्षण विधि सब पे अलग अलग हो सकती है, बैठने की उसकी व्यवस्था में भी फ्लेक्सिबिलिटी, मूल्यांकन में भी लचीलापन होना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं इसमें। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है। परीक्षा में अक्सर ये नाम पूछे जाते हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, पठन संबंधी विकार, पढ़ने में कठिनाई और शब्दों को पहचानने में कठिनाई। आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पर, उसमें जो है बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित था, उसमें बच्चा जो था वो। डिसग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, लिखने में कठिनाई और खराब लिखावट। जैसे कि नाम से देखिए कैलकुलिया यानी कि गणना, गणितीय संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया। डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक समन्वय, मोटार स्किल्स में कठिनाई, यानी कि जैसे कंपन भी हो सकता है इसमें, हाथ से पेंसिल ना ढंग से पकड़ पाना, ये डिस्प्रैक्सिया का। एडीएचडी, ध्यान की कमी, ये हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, बहुत ही हाइपर, ध्यान की कमी होती है, अत्यधिक सक्रियता। अब इनमें समावेशी कक्षा की रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चे समूह में एक दूसरे की मदद करते हुए सीखते हैं। पीयर ट्यूटरिंग, एक छात्र दूसरे छात्र को सिखाता है। मल्टी सेंसरी अप्रोच, सुनने, देखने और छूने तीनों माध्यम का उपयोग करके पढ़ाना। बाधा मुक्त वातावरण, स्कूल की इमारतों में रैंप की सुविधा, ब्रेल लिपि और संकेत भाषा की व्यवस्था करना। अब देखिए इसी में ये बच्चे भी आते हैं, प्रतिभाशाली, गिफ्टेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन, ये भी समावेशी शिक्षा का हिस्सा है। इनके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम और चुनौतीपूर्ण कार्यों की आवश्यकता होती है।